जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए हम आज जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। जंतु जगत से संबंधित पिछले 20 वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और ख़ास तौर से इसमें 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है, 2019 में, 2016 में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2016 के बाद जो ट्रेंड चल रहा है कि साइंस अधिक पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको साइंस पर पकड़ बनानी चाहिए और किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 8वां चैप्टर यानी जंतु जगत से हम लोग पढ़ेंगे और जंतु जगत के बाद मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जो भी टॉपिक हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है, वीडियो लंबा हो सकता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक एक करके प्रश्न को पढ़ेंगे और इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आंसर, क्वेश्चन और आंसर पढ़ते हुए निकल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्लेमिडोमोनास इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किंगडम प्रोटिस्टा। देखिए 2018 में पूछा गया है। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है वो क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। द्विखंडन द्वारा किसका प्रजनन होता है? द्विखंडन द्वारा अमीबा का प्रजनन होता है। अमीबा का प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विखंडन। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है। जैसे द्विखंडन अमीबा में होता है, एक संतति कोशिका है, इससे दो कोशिका का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं द्विखंडन। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं? पॉलीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पॉलीफेरा। निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय यानी सपोर्ट से जुड़े होते हैं? साइकोन। साइकोन अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय यानी सपोर्ट से जुड़े होते हैं। साइकोन। डैश श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? स्पंज। स्पंज में उत्सर्जक और परिसंचरण अंग नहीं होते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? हाइड्रा दो परतों से बना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2018 में ही कितना बार रिपीट हुआ है। ALP में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, तो ग्रुप डी में भी लगातार रिपीट हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन लेने की ज़रूरत है। सिलेक्शन चाहिए तो आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, तो इसलिए क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसे याद कर लीजिए निश्चित रूप से, फिर वो भी अगला एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। डैश
का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? सिलेंट्रेटा का शरीर 2 परतों से बना होता है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया। कलिका यानी बडिंग द्वारा विकसित नया जीव डैश है? कलिका यानी बडिंग द्वारा नया विकसित जीव है हाइड्रा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश त्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैटवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैटवर्म या चपटे कृमि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फीता कृमि एक अंतःपरजीवी है, फीता कृमि। डैश नामक एक फ्लैटवर्म में बहुत समान आँखें होती हैं जो वास्तव में केवल आँखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। प्लेनेरिया में ऐसा होता है। टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है? टेपवर्म फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित। डैश एस्केरिस का साधारण नाम है? राउंडवर्म। राउंडवर्म एस्केरिस का साधारण नाम है। डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? एस्केरिस एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, जबकि केचुआ, नेरिस और जोंक ये सभी एनिलिडा वर्ग से संबंधित हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो एनिलिडा मुकुलन और बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है, जबकि मूंगा, हाइड्रा, स्पंज ये सभी मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। केचुआ निम्न में से प्राणी संघ से संबंधित है? केचुआ एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। केचुआ त्वचीय शोषण डैश होता है? त्वचीय शोषण केचुआ में होता है। त्वचीय शोषण यानी त्वचा के द्वारा शोषण होता है। मछलियों में शोषण गल्फरों के द्वारा होता है और इंसान में शोषण ये फेफड़ा के द्वारा होता है और पक्षियों में भी फेफड़ा के द्वारा शोषण होता है। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं? तो जुड़े हुए पैर मतलब आर्थ्रोपोडा का ही अर्थ है जुड़ा हुआ पैर, तो इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा समूह के जंतुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा ये सभी आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी होते हैं। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आर्थ्रोपोडा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। और एनिलिडा जैसे जोंक, केचुआ ये सभी एनिलिडा में आते हैं। मोलस्का में घोंघा और सीपी आते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रापाद। सहस्त्रापाद को अधिकतम पैर होते हैं, जिसे ये देहाती भाषा में बोलते हैं गनगुआर, वही बहुत सारे पैर होते हैं। ऐसे लंबा होता है और इसमें बहुत सारे पैर होते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। सोशल इंसेक्ट वो होता है जो कॉलोनियों में रहते हैं, जैसे चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी छत्ता में कितना रहता है, बहुत। टर्माइट हो गया, ये सारे जीव जो हैं सोशल जीव कहलाते हैं, क्योंकि ये झुंड में रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, जबकि झिंगुर अकेले रहते हैं, इसलिए ये सोशल जीव नहीं कहे जाते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती है, यानी 8 आंखें होती हैं मकड़ियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो ततैयों एवं भंवरों के दांत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन ये चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, जबकि घोंघा, ऑक्टोपस
और कैटन, ये सभी मोलस्का वर्ग से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित हैं? तो घोंघा मोलस्का परिवार से संबंधित हैं। केचुआ ये है एनिलिडा वर्ग से संबंधित। कॉकरोच जो हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। स्नेल मतलब क्या होता है? घोंघा। घोंघा को ही कहा जाता है स्नेल। एक कर्णसीपी क्या है? तो एक कर्णसीपी है एक भक्षणीय समुद्री घोंघा को कहा जाता है कर्णसीपी। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो शूलचर्मी यानी इकाइनोडर्मेटा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो शूलचर्मी यानी इकाइनोडर्मेटा। जल संवहनी प्रणाली डैश में पाई जाती है? तो जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है समुद्री खीरा में। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है? तो स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। डैश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है? तो स्टारफिश केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो बैसिया समिति एक कशेरुकी का विशेषता नहीं है कशेरुकी का। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो केंचुआ कशेरुकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी यानी कॉर्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत हैं। जबकि सभी कॉर्डेटा होते हैं। कॉर्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होता है। कोलोमेट होते हैं और कॉर्डेटा में मेरुदंड भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है? तो वे असम्मित होते हैं, ये गलत है। जबकि उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। वे त्रिस्तरीय होते हैं और वे सिलोमेट होते हैं। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है? तो 3 कक्षीय हृदय यानी इसके हृदय 3 कक्ष के होते हैं उभयचरों में। जबकि जो जलीय में होते हैं उसके 2 कक्ष के हृदय होते हैं। और मनुष्य में कितने कक्ष के हृदय होते हैं? तो 4 कक्ष के हृदय होते हैं। मनुष्य में हृदय 4 कक्ष के होते हैं। उभयचर में डैश में, तो उभयचर में क्या होता है? तो बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। डैश के प्राणियों में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? तो उभयचर के प्राणियों श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? मगरमच्छ। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर? मगरमच्छ उभयचर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप की त्वचा शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होती है, इसमें कोई ग्रंथि नहीं पाया जाता है। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है? तो 3 कक्षीय हृदय होता है सरीसृपों में। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं? अंडे देने वाले प्राणी अंडज प्राणी कहलाते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो टोड सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। जबकि कछुआ, मगरमच्छ और सर्प ये सभी सरीसृप वर्ग के आते हैं। एबीज में शामिल है? एबीज में शामिल है पक्षी,
पक्षी वर्ग में होती है। पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का अंडा सबसे छोटा होता है। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो साइनस वायु से भरी शारीरिक गुहा है। तलवार जैसी चोंचें वाले हमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। आंसर बी। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला जीव है कीवी। कीवी रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। पक्षियों में डैश होता है? तो 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में, 4 कक्षीय हृदय। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग, स्तनधारी सरीसृप पक्षी। तो शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आते हैं। तो ये सारे वर्ग के नाम हैं, ये अलग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर यानी पक्षी गर्म रक्त वाला जंतु होता है, जबकि मछली, मेढक, मगरमच्छ शीत रक्तीय जीव होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जानवर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो कोयल अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, ये दूसरे के घोंसले में देता है, यानी कौआ के घोंसले में अंडे देता है, बहुत चालाक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मर्सुपियल्स का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा कंगारू मर्सुपियल्स का उदाहरण है। एक कुंवर वाले ऊँट को क्या कहते हैं? एक कुंवर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं। एक कुंवर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहा जाता है। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को स्क्रींच कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपायी। अगला प्रश्न है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। लिमीर क्या है? लिमीर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक उभयचर है। लिमीर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक उभयचर है। विविपास क्या है? धमनियों जो जिंदा पैदा होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? रैबिट समूह से संबंधित नहीं है। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? तो स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित कथन पूरा करें। एक मदकालिक मोनोस्टेस्ट जंतु कौन होता है? तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष में केवल 1 बार प्रजनन करने वाला होता है। एक मदकालिक जंतु कहे जाते हैं इसको। अगला प्रश्न है डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़ान लोमड़ी डैश है? तो इसका आंसर होगा एक चमगादड़। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी? निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, यानी मांसाहारी जीव में छोटी आंत छोटी होगी। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो सांप इस समूह से संबंधित नहीं है, जबकि हिरन, गाय, हाथी ये मैमल में आते हैं, यानी स्तनधारी प्राणी हैं, जबकि सांप एक सरीसृप वर्ग में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसेस पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है।
हाथी, भालू तथा गैंडा किस जाति के जीव हैं? तो स्तनधारी जाति के जीव हैं हाथी, भालू, गैंडा। मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता, वह कौन सा है? तो छिपकली नहीं आता है। छिपकली सरीसृप वर्ग में आते हैं, जबकि चूहा, बिल्ली, सुगर ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो डॉल्फिन है सबसे अधिक बुद्धिमान। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो चीता है सबसे तेज जमीनी जानवर। मछली में पाया जाता है? तो मछली में 2 कक्ष हृदय पाया जाता है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो स्यूडोकोलम की उपस्थिति ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। डैश एक सही मछली है? तो डॉगफिश एक सही मछली है, जबकि कैटफिश, जेलीफिश, सांप ये सभी मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो डॉगफिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो रेहू मतलब मछली में 2 कक्ष होते हैं। रोहू एक मछली है और मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इनमें से कौन जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो समुद्री घोड़ा ये सबसे अलग है, क्योंकि मगरमच्छ, कछुआ और मेढक ये सभी उभयचर प्राणी हैं। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है, पत्थर मछली। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? तो मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है, यानी गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, सांस लेता है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बंदर। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूअर है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो किंग कोबरा को माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राना टिग्रीना। समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो एक समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है, मगरमच्छ। किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो चमगादड़ के पास उड़ने के लिए पंख होता है, क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी है, पक्षी नहीं है। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा डायफ्राम की वजह से। अगला प्रश्न है, जो अंडे देता है वह स्तनपायी है? डक बिल प्लेटिपस ये अंडे देने वाला स्तनधारी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो बत्तख, चोंच प्लेटिपस ये अंडे देता है। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ा पैर होते हैं चींटी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो चींटी, तिलचट्टा, खटमल ये सभी कीट कहलाते हैं, इनमें से सभी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? तो नीली व्हेल है विश्व का विशालतम जीवित प्राणी। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो नीली व्हेल है सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी। निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है? तो नीली शार्क यानी शार्क स्तनपायी नहीं है, ये मछली वर्ग में आते हैं। बेमेल कौन है? तो ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है, जबकि सांप, छिपकली, घड़ियाल ये सभी सरीसृप वर्ग में आते हैं। एक भारतीय हाथी
के बच्चे का वजन कितना होता है? तो 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम होता है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला, जिसको हम गांव में कहते हैं बिज्जी, तो नेवला सांपों से लड़ता है। उसका शरीर इसे लंबा सा होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रश्न बनते हैं, बहुत सारा प्रश्न बनेंगे, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे श्वसन तंत्र इसी में आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा, पाचन तंत्र आ जाएगा। पाचन तंत्र तो सबसे बड़ा है। तो उसके बाद तंत्रिका तंत्र आता है, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक में जो पिछले वर्ष 20 वर्ष में क्वेश्चन पूछेंगे, उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से संबंधित तो पहला चैप्टर है इसमें पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला प्रश्न, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आकार यकृत का है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यकृत है सबसे बड़ा आंतरिक अंग। और पित्त का स्रावन यहीं से होता है, यकृत से होता है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है, तो यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाना। निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो खरगोश की अधिक लंबी आंत है। देखिए भाई, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होगा तो दांत गिरना शुरू हो जाएगा, दांत सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? तो रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं स्वाद का पता लगाने के लिए। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका पाचन होता है छोटी आंत में। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। आंसर है। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोर्कर्स बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के है। रक्त स्कंद यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मानव के अवशिष्ट के से संदूषण। मेटाबोलिस संबंधित है। तो मेटाबोलिस संबंधित है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं से। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय यानी सभी सही है। आंसर डी। शरीर के किस भाग से पित्त रस यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यकृत से होता है पित्त रस का उत्पादन। और ये जमा कहाँ होता है? तो ये जमा होता है पित्ताशय में। और यकृत क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.7 से ज़्यादा होता है।
किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है इंडोस्कोप। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो मछली में होमोटोड दांत पाए जाते हैं। डिओडिनम डैश का भाग है? डिओडिनम छोटी आंत का भाग है। पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। हमारा दंत बल्क डैश से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारा दंत बल्क यानी इनेमल। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो कैलोरीज में मापा जाता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जिगर। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉयस बॉक्स कहा जाता है कंठ को, जिसको कहते हैं लैरिंग्स। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो एक मानव जीव में लगभग 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है? तो इसका आंसर होगा 9 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें ऊर्जा प्रदान करता है यह एक अजैविक पदार्थ है। ये गलत है क्योंकि ये जैविक पदार्थ है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है। यह एक जैविक पदार्थ है, सही बात है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो अंतःग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कर्माकुंचन। निम्नलिखित में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है। एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है एंजाइम। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है पाचन के बाद। अग्नाशयी रस से मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का पायसीकरण। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथि से एमाइलेज ग्रंथि स्रावित होता है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं? तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की ज़रूरत होता है, जबकि मांसाहारी में छोटी आंत छोटी होती है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है? तो इसका आंसर होगा ग्रसनी सामान्य मार्ग है। यकृत डैश कार्य करता है? यकृत करता है पाचन का कार्य। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सेल्यूलोज। इंसुलिन पाई जाती है? इंसुलिन डहेलिया के गांठदार मूलों में पाई जाती है इंसुलिन।
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। शर्करा को बदल देती है ग्लाइकोजन में। यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एंजाइम, पेप्सिन है, हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन क्रिएटिन एक प्रोटीन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी। अगला प्रश्न है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है? तो वह स्रावित होता है जिगर से। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। पालक में आयरन की मात्रा अधिकतम होती है, जबकि मक्खन, चीज़, मछली ये सब में कार्बोहाइड्रेट मात्रा पाई जाती है। पित्त स्रावित होता है? तो पित्त किससे स्रावित होता है? लीवर से, यानी यकृत से स्रावित होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है भोजन को पचाने के लिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? तो रोटी चबाने पर मीठी वसा शक्कर में बदल जाता है। आंसर बी। मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश में पचता है? तो मानव शरीर में आहार छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा सिक्रीटिन है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर होगा टॉन्सिल के बिना कार्य कर सकता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है तो वह है यकृत। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिपीट कितना बार हुआ है? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज का स्राव होता है अग्नाशय में। ग्रसिका का नली है जो कि डैश भी कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आहार नली। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों
में से नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है? तो इसका आंसर होगा रदनक कहलाता है। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? तो इसका आंसर होगा रेनिन। वयस्क मनुष्यों में नहीं होता है क्योंकि यह रेनिन दूध को पचाता है जो बच्चों में पाया जाता है। इसीलिए जो अधिक उम्र के लोग हैं उसके दूध नहीं पचते हैं, उसको झार हो जाता है, इसीलिए रेनिन की कमी की। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है स्पाइनल कॉर्ड। लार की प्रकृति होती है, लार की प्रतिकृति अम्लीय होती है, लार की प्रकृति। एंजाइम मूल रूप से क्या हैं? एंजाइम मूल रूप से हैं प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्त रस करता है भोजन का पाचन। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो क्षुद्रांत द्वारा पाचित खाना अवशोषित किया जाता है। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है? तो इसका आंसर होगा ग्रसनी में करता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है एंजाइम कहलाती है। अब है रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें पाचन तंत्र में टोटल 85 क्वेश्चन पढ़े हैं। अब अगला चैप्टर है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो इसका आंसर होगा फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाता है। अगला प्रश्न है एक पारस्परिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर होगा मरकरी कॉलम से जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओ। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो विकल्प सी यानी ए बी रक्त समूह होता है ए बी और ओ, तो ये सी नहीं है। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के रूप में संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये शरीर में वजन लगभग 1.7 होता है, ये गलत होता है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होता है। ये सभी सही है। अगला प्रश्न है जो ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो केवल रक्त प्रवाही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होते हैं, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7.8%। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन सही है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है सामान्य मानव रक्त है। तो सामान्य मानव रक्त है, थोड़ा छाड़िए क्योंकि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7 से कम जो भी होगा तो वो अम्लीय होता है और 7 से जो ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, ये जान लीजिए पीएच मान। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है 120/80। रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है 7 से 7.8। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी।
वायवीय श्वसन क्या है? तो वायवीय श्वसन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहता है। आंसर बी। अगला प्रश्न है डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो उसका आंसर होगा मांसपेशी। अगला प्रश्न है डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में डैश पाया जाता है? तो रक्त पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है? तो ग्लोबिन हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। मानव रक्त प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त के थोड़े थक्के बनाने में मदद करता है? तो उसका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है रक्त में सफ़ेद रक्त कण डैश हैं? तो इसका आंसर होगा शरीर में संक्रमण से बचते हैं। आंसर सी। अगला प्रश्न है सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है? तो इसका आंसर होगा 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। बहता है 2 से 7 मिनट तक, 3 से 10 मिनट तक जम जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त में नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसमें जाहिर है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त संचार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो रीसस फैक्टर ये कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। अगला प्रश्न है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो इसका आंसर होगा दिल में स्थिर होता है स्थित। अगला प्रश्न है ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो 5 लीटर खून होता है एक वयस्क मानव शरीर में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका आंसर होगा इकोकार्डियोग्राम। मानव रक्त के पीएच है 7.4। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 7.35 से 7.45। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से भरी होती है। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है एक द्रव। प्लाज्मा एक द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो लंबाई 5.7 pm ये गलत है, जबकि इसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आकृति होता है वृत्तीय और उभय अवतल और हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आरबीसी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो इसका आंसर होगा सुपीरियर वेना कावा। वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये डी। यह शरीर के भार का 17 से 18%, ये गलत है, 7% होता ही है। रक्त लाल संयोजी ऊतक है, सही है।
रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रहता है, ये भी सही है। और मानव रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये सी वाला सत्य नहीं है, जबकि कौन सा सत्य है? तो मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120, यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है और रक्त को समानता जीवन धारा कहा जाता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो एंथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है, इसे कहते हैं WBC, एरिथ्रोसाइट को WBC में RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, ये सही है। ये सही नहीं है, गलत है, जबकि ये सारे सही है। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये डी वाला सत्य नहीं है, 15 से 20 दिन, 115 से 120 दिन होता है, ये गलत है, जबकि ये सब सही है। इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेज़ी से बहता है, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। रक्त को समानता रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त एक डैश उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं डैश हैं। श्वेत कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं मानव रक्त में। डैश में तंतु बंद नहीं होते हैं। तो रक्त में तंतु बंद नहीं होते हैं, यानी लिगामेंट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? Fe लोहा मौजूद है। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। तो हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय होती हैं, आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो इसका आंसर होगा ये धमनी। अगला प्रश्न है, हृदय चक्र क्या है? तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, आंसर बी। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय में। फेफड़ा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, क्यूपिकाय में होता है, आंसर सी। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है WBC को, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल को। ये शरीर के संक्रमण से रक्षा करता है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है तो मोटी होती है। निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है? तो आकार 18 से 25 ये गलत है, जबकि आकृति अमीबीबिया या वृत्ताकार होती हैं। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं। नाभिक केंद्रित होते हैं, नाभिक होते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो डी नंबर ये सच नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर होता है रक्त। संवहनी तंत्र शरीर का वजन का लगभग 7.8% रहता है। मानव शरीर RBC का जीवन काल 115 से 20 दिन होता है। हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन।
अगला प्रश्न है, रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है केशिकाएं कहा जाता है। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है, तो पुरकिंजे तंतु है हृदय में स्नायु तंतु विशिष्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर क्या है? तो मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर है 70 से 80 बीट प्रति मिनट। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केशिका कहा जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर करता है हृदय गति को नियंत्रित। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ईसीजी से हृदय की जांच की जाती है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है गति। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो 7.5 होता है मानव रक्त का पीएच। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो इसका आंसर होगा शिराएं। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर सामान्य प्रास क्या है? तो इसका आंसर होगा 60 से 80। 60 से 80 है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा रक्त समूह है ये सभी। अगला प्रश्न है, यदि एबी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सभी। पत्नी का ए है, पुत्र का ए बी है, मित्र का ओ है, पुत्री का बी है। तो ये सभी दे सकता है क्योंकि ए बी को रिसेप्टर कहते हैं, तो कोई भी इसे दे सकता है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? तो इसका आंसर होगा ए बी को दे सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ए और ओ ग्रुप वाले को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रतिजैविकी का स्राव, ये गुर्दे का कार्य नहीं है। जबकि रक्तचाप का नियमन, मूत्रों को बाहर निकलना और शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन, ये सभी गुर्दे का कार्य है। जबकि ये बी वाला जो है ये नहीं है, एंटीबायोटिक्स का स्राव ये नहीं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है? तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड्स द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हीमोफीलिया। रक्त अल्पता यानी खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है, तो इसका आंसर होगा निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रक्तचाप के परीक्षण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी छिपकली, मेढक और मछली, ये सभी शीत रक्त जानवर है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्लेटलेट स्पंदन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं? तो लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। तो ये क्या करता है? EEG
मस्तिष्क के रोगों को निदानकारी यंत्र है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र है। स्फिग्मोमाइनोमीटर ये रक्तचाप को नापता है और स्टेथोस्कोप को हृदय की धड़कन को सुनता है। तो इसका आंसर होगा बी। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट है हृदय से संबंधित। RH कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं, तो इसका आंसर होगा रक्तदान के संबंध में सुनते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो देखिए मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिका में डैश बनती हैं, तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में बनती है लाल रुधिर कणिका। लाल रक्त कणिकाओं का आकार कितना होता है? कैसा होता है? उभयावतल होता है। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त का घटक DNA नहीं है, जबकि प्लाज्मा, RBC और प्लेटलेट मानव रक्त का घटक है। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है, तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो उसका आंसर होगा हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजेन उपयोग में आता है। ये फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो आवश्यक खनिज लवण है लौह। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? तो 90% होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। सामान्य व्यक्ति में 100 किलोमीटर रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो इसका आंसर होगा 100 से 150 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है हृदय का काम है, तो हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। पंपिंग का काम करता है हृदय। मानव के हृदय में कितने बॉल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 बॉल्व होते हैं। ये मान चलिए हृदय है, तो ये 2 आलिंद, ये ऊपर वाला 2 आलिंद और 2 नीले नीचे वाला। अगला प्रश्न है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो खून में प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण हृदयाघात होता है? तो रक्त यूरिया के कारण हृदयाघात होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के कारण भी होता है। ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र, तो अभी हम लोग पाचन तंत्र, उसके बाद परिसंचरण तंत्र पढ़ लिए, अब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको देखते हैं। तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, तो जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन। वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है डैश कहलाती है? तो इसका आंसर होगा फेफड़े का आयतन। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं, तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? छोड़े गए सांस में नाइट्रोजन शामिल होता है।
सांस लेंगे फिर भी नाइट्रोजन आएगा, सांस छोड़ेंगे फिर भी नाइट्रोजन आएगा। नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट डैश से मापी जाती है, तो इसका आंसर सही जवाब होगा धमनी से मापी जाती है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है, तो पायरुविक का अम्ल का विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनॉक्सीय श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। अगला प्रश्न है निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो निःश्वसन फेफड़ों की अपस्फीति के द्वारा होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है, सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निःश्वसन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जिसको कहते हैं सांस लेना कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग्लूकोज। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है श्वसन है, तो श्वसन अपचय यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है नींद में खर्राटे लेते समय। अगला प्रश्न है हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम 1 मिनट में। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो इसका आंसर होगा गुर्दा। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। अब है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्लेटरी सिस्टम, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न है इसका गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लीवर। नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है नेफ्रॉन। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो इसका सही जवाब होगा लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। डैश मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूत्र वाहिनी। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वृक्क। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है गर्भाशय। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट।
शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो गुर्दे खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस की प्रक्रिया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उत्सर्जन से संबंधित है। वाश डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मूत्राशय। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निश्चल कनिकाएं। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कोरोनरी धमनी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है डैश गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है? तो क्यूबोइडल एपिथेलियम, आंसर सी। अगला प्रश्न है मानवों में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? उत्सर्जन है वृक्काणु का कार्य। डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है। तो इसका सही जवाब होगा मूत्र मार्ग। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो जीभ दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अगला प्रश्न है पसीना निकालने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? तो शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ बाहर आना, आंसर ए। अगला प्रश्न है गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है? तो नेफ्रॉन है। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? तो निर्जलीकरण के दौरान सोडियम क्लोराइड क्षय होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वृक्क निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वस्ती यानी मूत्र संबंधी। अगला प्रश्न है किडनी की समस्या के रोगियों के यानी अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विसरण। किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण का प्रयोग किया जाता है। अब है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए पढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मज्जा। रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है रेनबियर के नोड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह होता है अग्र मस्तिष्क में। सूत्र युग्मक और द्रुमाशय किस से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्नायु कोशिका से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? तो हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मनुष्य में ताप नियमन डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मनुष्य में ताप नियमन हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का 2%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 0.1 सेकेंड तक। अगला प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा मेरुदंड जिम्मेदार है। मानव मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मुख्य समन्वय केंद्र है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम, यानी महिलाओं का 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन और पुरुष का होता है 1400 ग्राम। तो इस प्रकार 1200 से 1400 सही आंसर है, राउंड फिगर। अणु मस्तिष्क से संबंधित है। अणु मस्तिष्क मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित है। अणु मस्तिष्क डैश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नर्वस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक। डैश खांसी और छींकते जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मज्जा। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यूरॉन्स का एक्साइटोन्स से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें कहा जाता है द्रुमिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सूंघने, बुद्धिमत्ता आदि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी, या मस्तिष्क गतिविधियों को चयन करता है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है तो देखते हैं। इनमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेढक का कूदना और हाथ से लिखना मांसपेशियों की स्वैच्छिक कार्य है, यानी ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो ये गलत है। तो सही कौन सा है? यह मस्तिष्क के पिछले भाग में स्थित होता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% है। ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? तो गंध से संबंधित है ऑल फैक्ट्री। एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सोमा। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। संवेदनशीलता को कम कर देता है, आंसर बी। डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मस्तिष्क कोशिका। अगला प्रश्न है, वो क्या हो गया? एक मिनट, मोबाइल हैंग होने लगा है। कहाँ थे हम? एक मिनट, थोड़ा जैव विकास आगे थोड़ा रुकिएगा।
असुविधा के लिए खेद है, मोबाइल हैंग होने लगा है बहुत देर तक। 33 में था के बाद देखते हैं। यहाँ था। देखिए दोस्तों, मोबाइल हैंग होने लगा था, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का। अगला प्रश्न है, ग्रे मैटर होता है। तो ग्रे मैटर होता है काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय से। अगला प्रश्न है, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। तो इसका सही जवाब होगा गैलिया एपोन्यूरोटिका। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आकार आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। तो स्तनपायियों के मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग जिसे अपने फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, भाषा कला विकसित कर सकते हैं, ये सेरिब्रम से होता है। बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन इकाई है। तो इसका आंसर होगा डी, तंत्रिका उत्तक का इकाई है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तो अब है अकंकाल तंत्र। एक मिनट रुकिए, मोबाइल में डाउन हो गया है बैटरी, तो चार्ज थोड़ा लगा देते हैं, बस 2 मिनट आपको रुकना है, नहीं तो वीडियो बनते बनते कभी भी मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए कितना % चार्ज, मात्र 8% है। तो जल्दी से ना लगा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हो गया काम। अब है कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कंकाल तंत्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं देखते हैं। तो लगातार बने रहिए, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फालतू प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं। जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं पिछले वर्ष, वही है, और वो प्रीवियस ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगला पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? तो इसका आंसर होगा कंडरा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी बोन को मांसपेशियों से जोड़ेगा। तो जब बोन को बोन से जुड़ेगा तो उसे लिगामेंट कहेंगे, और इसे हिंदी में कहते हैं टेंडन भी कहा जाता है, जब हड्डी को मांसपेशी से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की थकान डैश के संचय की वजह से होती है? तो मांसपेशियों की थकान होती है लैक्टिक अम्ल की वजह से।
एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 206 हड्डी होती है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। तो सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं शिराओं में। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो वर्टिब्रेट है रीढ़ की हड्डी का भाग। अगला प्रश्न है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शिशु के शरीर में 270 यहाँ लिखा है, लेकिन 300 प्लस होती है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। आंसर सी लिया गया है। डैश हड्डियों को जोड़ता है? तो स्नायु बंधन यानी लिगामेंट्स हड्डियों को जोड़ता है। डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो मैक्रो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, जबकि बॉल सर्किट, ग्लाइडिन और जांघ की हड्डी ये मानव हड्डी का जोड़ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज अस्थि है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत यानी इनेमल है सबसे कठोर पदार्थ। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है सबसे मजबूत, ये जबड़े की हड्डी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है जांघ की हड्डी है, ऐसे जबड़े की हड्डी अगर ऑप्शन में होता तो वही होता है। अगला प्रश्न है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो कंधा एक अच्छी हड्डी नहीं है। रीढ़ की डैश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा मेरुदंड। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती है? दिल में होती है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? दिल में होती है। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंतः स्थापित होती है जो बना है कैल्शियम और फास्फोरस का। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पेशिया बल कहा जाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं? स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती हैं हाथ में। जॉइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है? तो कार्टिलेज करती है। अस्थि कोशिकाएं एक दीर्घ आव्यूह में अंतः स्थापित होती हैं जो डैश से बना होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम है हड्डियों के लिए आवश्यक। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऐच्छिक मांसपेशी को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो अस्टेपेडियम है सबसे छोटी मांसपेशी। अगला प्रश्न है, डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा कार्डियक। डैश न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है? तो स्नायु। धारीदार पेशियां डैश होती हैं? तो बहुनाभिक होती हैं धारीदार पेशियां। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो एड्रेनालाइन। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है जिसे डैश के बीच का कान में हैमर, एनिबिल और स्टीरप। आंसर सी। हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों में मोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा उपास्थीयों। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है? तो हैमर, एनिबिल और स्टीरप। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का
वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश कहलाता है, तो एक्टिन कहलाता है। मानव शरीर में द्विशीरक मांसपेशियों कहाँ स्थित होती हैं, तो इसका आंसर होगा बाह में स्थित होती हैं। मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन मांसपेशिया प्रोटीन है। सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है, तो इसका आंसर होगा मांसपेशी तंतु को कवर करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो इसका आंसर होगा एक्स, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न है, नी कैप को क्या कहा जाता है, तो नी कैप को कहा जाता है पलिया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। आप मानव शरीर में उरस्थि को कहाँ पाएंगे, तो मानव शरीर में उरस्थि छाती में पाया जाता है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन डैश है, किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। टिबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है, टांग में पाई जाती है टिबिया फिबुला हड्डी। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है अंगुलियों में। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है, तो ये होता है 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित। साइनोबियल द्रव किसमें पाया जाता है, तो जोड़ में पाया जाता है साइनोबियल द्रव। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है, वयस्क इंसानी ढांचा आधारित है 206 हड्डियों पर। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती हैं। याद करने के लिए 6 और 3 और 6 3 जोड़ दीजिए तो 9, 639। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े की अस्थि, आंसर बी। अगला प्रश्न है, अब है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम, तो इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को टाइम स्टैम्प के साथ रहेगा, तो आपको जो चैप्टर देखना होगा वही वहाँ से आप टाइम पर क्लिक कीजिएगा, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका आंसर होगा यकृत। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, सॉरी। आंसर डी होगा इसका। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर है आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश कहा जाता है? वाहिनी विहीन का ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है, तो थायराइड ग्रंथि होती है गला में उपस्थित। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, तो इंसुलिन द्वारा मधुमेह का उपचार किया जाता है। निम्नलिखित का सही क्रम मिलान कीजिए, तो कोलिप के हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन को कहा जाता है। एल्डोस्टेरोन ये है एथिब्रिग्रेंस, क्यू का ए और आर का डी होगा। प्रोलैक्टिन प्यूस ग्लैंड और मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड्स, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेम रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा थायराइड हार्मोन के स्राव के कारण होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है।
लैंगरहैंस के आइसोलेट किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर होगा सुपर ऑक्साइड, ये पाचक एंजाइम नहीं है। पेट की परत यानी स्टोमैक लीनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर होगा पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेडरिक बैटिंग। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेलेनिन। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है, तो पाचन तंत्र का एक भाग है मानव शरीर में अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैल्सीटोनिन, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? तो इसका आंसर होगा थाइमस ग्रंथि यौन तक सक्रिय रहती है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच का पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेप्सिन। डैश अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पेप्सिन, अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टेस्टोस्टेरोन। यौनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वेद और तेल। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंडाशय में स्रावित होता है। डैश एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन एंजाइम नहीं है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा चलता है। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग प्रवेश करता है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है? तो वृषण में संश्लेषित होता है। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो उसका सही जवाब होगा प्रोलैक्टिन। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो इरिथ्रोपोइटिन। डैश में हार्मोन समानता अनुपस्थित होते हैं? तो जीवाणु में हार्मोन समानता अनुपस्थित होते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है? तो पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित में से मानव के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न मिलान करना है। लैंगरहैंस द्वीप
लैंगरहैंस द्वीप इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से बिरदु हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन और एड्रिनल ग्रंथि एपिनेफ्रिन। आंसर सी। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा होता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन। इंसुलिन डैश के उपापचय को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन एक हार्मोन नहीं है। मधुमेह का कारण है? मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी है मधुमेह का कारण। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन की से कम किया जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है सबसे छोटी ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रिनल। अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो से अलग है। तो किडनी अलग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अब है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव नरों में मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मूत्र मार्ग कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है नर युग्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में विविधता अधिक होती है। अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में नए जीव आनुवंशिक रूप से जनन माता पिता के समान होते हैं। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो विरसन है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग। सिंगेमी कहलाता है। सिंगेमी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन कहलाता है सिंगेमी। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय। इमल्टेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इमल्टेशन एक गर्भाशय के लाइनिंग से योमराज का जुड़ना। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है मूत्राशय के नीचे मौजूद। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डिंब वाहिनी। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल जिसे कहते हैं प्लासेंटा। उस अंग का नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होती है अंडकोश की श्रेणी। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो युग्मक एक प्रजनन कोशिका है।
महिलाओं के यौन की शुरुआत किससे होती है? तो रजो दर्शन से होती है यौन की शुरुआत। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंड जनन कहा जाता है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को। मनुष्य के नवजात शिशु को औसतन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम डैश प्रदान करता है? तो रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन। गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की स्थिति को डैश कहा जाता है? तो यौवन कहा जाता है किशोरावस्था की स्थिति को। अगला प्रश्न है, डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंकयात्मक हो जाते हैं। गोनोइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा किशोरावस्था। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणत होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निषेचन। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है? तो वृषण में होता है शुक्राणुओं का निर्माण। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शुक्राणु के निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भ्रूण पोष। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र वाहिका। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं? आधि वृषण में रखे जाता है। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग एक हिस्सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शुक्र वाहिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुषों प्रजनन प्रणाली हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा अंडाशय। अगला प्रश्न है, डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकोचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय। क्वेश्चन रिपीट। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है मनुष्यों में निषेचन। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है? गर्भाशय गिर्भा। मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे किसमें निर्मित होती हैं? तो अंडाशय यानी ओवरी में निर्मित होते हैं। ग्रेफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? कोटर या एंस्ट्रम कहा जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो गर्भाशय गिर्भा एक नर प्रजनन अवयव नहीं है, ये स्त्री में होता है। शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे डैश कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूत्र मार्ग कहा जाता है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बीज वाहिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो शुक्र वाहिका मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। अब थोड़ा ही है। अभी भी है थोड़ा ज़्यादा। हाँ, ये खत्म है 99।
चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे के गर्भाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो इसका आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपटी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भ निरोधक। नर्ज प्रजनन तंत्र के कौन से अंग के मुख्य आनुवंशिक सामग्री पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा शुक्राणु। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाशय। मानव माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 10 महीने लगते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 9 महीने लगते हैं। आंसर ए। अगला प्रश्न है, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाशय। प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती हैं? तो इसका सही जवाब होगा वंशागत। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो वृषण में होता है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा भ्रूण के अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं? तो युग्मनज बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन तंत्र उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु की ओर मूत्र दोनों के लिए निर्माण करता है? तो इसका आंसर होगा मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा कोशिका का आकार घटता है। तो ये स्क्रीनशॉट सही से नहीं आया है तो सिर्फ सुनिए, अगर सही से दिखाई नहीं देता है तो कोई बात नहीं, अगले से सिर्फ अगला पेज सही से ही होगा। प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर होगा मूत्रमार्ग। डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर होगा प्रोलैक्टिन। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाशय की परत के टूटने से। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्तस्राव किस कारण होता है? तो गर्भाशय की परत टूटने से। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मनज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा गर्भाशय में। अगला प्रश्न है, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिका का निर्माण होता है? तो इसका सही जवाब होगा वृषण। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मूत्र मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले ये अंडे शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ तक एक साथ रखा जाता है, उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विट्रो। अगला प्रश्न है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है? उसके वंशीय जीन का आधा भाग। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा है। प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी है डिम्ब का निषेचन प्रखनली में होता है लेकिन गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो भ्रूण को भोजन होता है गर्भनाल द्वारा। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के
इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन तैयार करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट। स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो यह क्रिया है हार्मोनी अनुक्रिया। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से करता है मनुष्य लोहा। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है ट्यूब में निषेचन होना। अब है आगे प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज पदार्थ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोटीन्स, विटामिन एंड खनिज पदार्थ से आगे प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, क्योंकि लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम सारा प्रीवियस ईयर जितना भी हुआ है आज तक लगभग 11,000 प्रश्न सारा कवर करने वाले हैं। इसलिए इस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी लाभ हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।